Hello everyone, good evening to all of you. I am Vinay Rajput and a very warm welcome to JPIS platform. Today I am going to discuss some important topics of biology. तो बायोलॉजी पे मैंने पिछली क्लास में इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपसे बात की, पाचन तंत्र, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने आपको बहुत ही हद तक मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बांटा था। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैंने आपको ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी से मैंने पूरा इंटेस्टाइन तक पढ़ाया है। आप वीडियो देख लीजिएगा, जो भी लोग नए हैं वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी वीडियो आपको पहुंचेगी। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करेंगे ताकि नोटिफिकेशन पहुंचेगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। साइंस, टेक एंड वेरियस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स वगैरह भी आने वाली है। ठीक है, और इनफैक्ट एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स भी लाऊंगा सीसेट में, जो आपका यूपीएससी में है, पीएससी में भी आता है, एसएससी सीजीएल में आता है, सारा कवरेज होगा। गेट के अंदर आता है, गेट एग्जाम इंजीनियरिंग एग्जाम होती है, उसमें भी कवरेज होगा। ठीक है ना, तो ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मैथमेटिक्स भी आएगी उसके अंदर। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफाई कर लेंगे अपने आप को, बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का पूरा रीजन मैंने पढ़ा दिया है, सुन लेंगे ध्यान से। बक्कल कैविटी मैंने बताया, याद होगा बक्कल कैविटी। उसके बाद मैंने आपको फेरिंग्स बताया जिसको थ्रोट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको ईसोफेगस बताया जिसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद मैंने स्टमक बताया, पेट जिसे बोलते हैं आप। उसके बाद मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम बताया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको सीकम, कोलोन, रेक्टम, रेक्टम एंड एनल कैनाल, याद होगा। 4 मैंने बताया था, वैसे 3 आमतौर पे लोग बताते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। जिसमें से सीकम इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन human beings and vermiform appendix, it is the outgrowth of cecum. सीकम से एक आउटग्रोथ, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इट इज आल्सो ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। बट अगर हाई लेवल पे मैं जाऊं थोड़ा सा बायोलॉजी में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं ये वेस्टिजियल नहीं है, बिकॉज इसमें भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कि इसको वेस्टिजियल मानते हैं। ठीक है, तो बट है, आपको अगर हाई लेवल के बुक्स पढ़ेंगे एमबीबीएस की, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप इसको वेस्टिजियल ना बोले तो चल जाएगा। ठीक है ना, वेस्टिजियल नहीं है ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात कर रहा हूं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। एक कैनाल है, दिख रहा है ना, कैनाल समझते हो, नहर टाइप की। तो एक कैनाल है जिसके अंदर में सारी ये बॉडी कैविटी के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड की मैंने बात की थी, एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि पूरे के पूरी एलिमेंट्री कैनाल के दौरान मैंने आपको पढ़ाया है। सेलेवरी ग्लैंड मैंने पढ़ा दिया, लार ग्रंथि, कौन कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, मैंने तीनों पढ़ा दिया। ये मेजर ग्लैंड है, मैंने यहां तक आपको माइनर ग्लैंड भी पढ़ाया है सेलेवरी ग्लैंड में। देखेंगे वीडियो, आपको सब मिलेगा। ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं गया हूं, जितना आजकल पूछे जा रहे हैं मैं उसी को टच करते हुए बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर वीडियो फोकस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा रहा हूं मैं। और इसका सहायता आपको, ये सब्जेक्ट की हेल्प जो है ना, ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी समझने में, ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा बायो जियोग्राफी समझने में, डेफिनेटली। तो ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। उसके बाद मैंने आपको सेलेवरी ग्लैंड के बाद लीवर पढ़ा दिया। लीवर के 200 फंक्शन है, मैंने कोशिश किया कि कुछ फंक्शन आपको समझा दूं, शायद 10-12 फंक्शन मैंने आपको बताया होगा, यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लीवर मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने गॉल ब्लैडर पढ़ाया, और गॉल ब्लैडर जब मैंने पढ़ाया है तो उस डायग्राम, उस वीडियो में, गॉल ब्लैडर वाले वीडियो में मैंने लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास ड्रॉ करके दिखाया था। एक्चुअली उसका डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। तो आज टर्म है पैंक्रियास की, क्योंकि गॉल ब्लैडर मैंने पढ़ा दिया है। जो भी लोग नए हैं वीडियो देखो, ये मत देखो कितने लोग उस पे लाइक्स हैं, वीडियो देखो, फिर पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। और उसके बाद कहीं से भी किसी वीडियो से आप कंपेयर कर लेना, क्योंकि आमतौर पे दुनिया कंपेयर करती है। आप करें, पहले वीडियो देखें, उसके बाद कंपेयर करें, तब आपको आइडिया लग जाएगा। 1-2 वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये ऑफलाइन क्लासेस की मजा दे रहा हूँ मैं, पीपीटी नहीं चला रहा हूँ, जस्ट ऑफलाइन क्लास का मजा ले रहे हैं आप। ठीक है ना, और ये बेस्ट वे है लर्निंग का। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने है, ठीक है ना। तो और आपके सामने सारी चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पैंक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिखेंगे। पैंक्रियास से पहले मैं आपको ग्लैंड बता दूं, ग्लैंड हमें पढ़ना है, ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। ग्लैंड क्या है, हल्का सा, ग्लैंड क्या है। ग्लैंड जो होते हैं, ग्रंथियां, ये क्या होते हैं थोड़ा सा देख ले। आर, इट इज नथिंग बट आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। सेल्स एंड टिश्यू का ये ग्रुप होता है, ठीक है ना, पहला। दूसरा, विच बिकम सिक्रेटिव इन फंक्शन, जो कि कोई ना कोई सिक्रीशन कर रहे हैं, विच बिकम सिक्रेटिव इन फंक्शन,
इन फंक्शन, कोई ना कोई श्रावण कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज का सिक्रीशन कर रहे हैं। क्या चीज का सिक्रीशन कर रहे हैं, अगर मैं बताऊं आपको क्या चीज का सिक्रीशन कर रहे हैं ये, तो ये कर रहे हैं एंजाइम्स का सिक्रीशन। एंजाइम्स के सिक्रीशन करते हैं, एंजाइम बनाते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं ये ग्लैंड, और हो सकता है कि दोनों का दोनों बनाए, एंजाइम भी बनाए हार्मोन भी बनाए। तो कुछ ऐसे ग्लैंड है जो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं लार्ज अमाउंट में, और ये ग्लैंड के अंदर डक्ट होता है, डक्ट, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स डक्ट के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से आगे की ओर मूव करता है, डक्ट होता है इन ग्लैंड के अंदर में। हार्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं वो ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये ग्लैंड जो है हार्मोन्स बनाते हैं, और ये ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है। तो फिर बोलोगे हार्मोन्स कहां जाएगा, हार्मोन्स जब बनते हैं तुरंत के तुरंत ब्लड में एंट्री कर लेते हैं, तो हार्मोन्स बनेगा ब्लड में चला जाएगा, डक्ट है ही नहीं इनके पास, तो ब्लड में सीधा इनका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो दोनों बनाते हैं, एंजाइम्स भी बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं, और इस प्रकार के ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड, MIXED, आपका थंबनेल में भी लिखा होगा मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो इस प्रकार के ग्लैंड जो एंजाइम्स हार्मोन दोनों बनाए वो होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, और पेंक्रियास इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों बनाता है एंजाइम्स एंड हार्मोन। तो पेंक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इसको नोट कर लेंगे तब मैं आगे चलता हूं, इसको नोट कर लो। आपने थोड़ा सा समझा, ग्लैंड एक ग्रंथि क्या होती है, ये समूह है कोशिका का और टिश्यू का, उत्तकों का, और ये कहीं ना कहीं किसी चीज को सिक्रीट कर रही है, किसी चीज को बना रही है, वो तीन चीज आपने देखा, ये दो ये, और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो दोनों बनाता है, एंजाइम भी बनाता है हार्मोन भी बनाता है, इस प्रकार के ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज पेंक्रियास। यहीं से मुझे स्टार्ट करना था। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे आपको समझ में आ रही है। हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड, समय आएगा एड्रिनल ग्लैंड, समय आएगा थायराइड ग्लैंड, समय आएगा टेस्टिस, समय आएगा ओवरी, सबको पढ़ना है, समय आएगा स्वेट ग्लैंड के बारे में, सेबेसिस ग्लैंड के बारे में, सेरुमिन ग्लैंड के बारे में, सेरुमिनस ग्लैंड के बारे में, सबकी समय आएगी, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। बट राइट नाउ एक आइडिया लगा आपको, तो ये मैं लिखूं यहां पे पेंक्रियास के बारे में। इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। द फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज liver. Liver is the largest digestive gland, but the second largest digestive gland is pancreas. Second largest digestive gland. Okay? It is किस प्रकार का ग्लैंड है ये? ग्लैंड तो है, किस प्रकार का? इट इज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड. हेट्रोक्राइन ग्लैंड थंबनेल में लिखा है आपको, या मिक्स ग्लैंड. मतलब मिक्स का मतलब क्या है? मिक्स का मतलब ही यहां पे एंडोक्राइन पार्ट भी है इस ग्लैंड के अंदर और एक्सोक्राइन पार्ट भी है, दोनों पार्ट है. इसीलिए तो ये एंजाइम भी बनाते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं, जो मैंने लिखा था ना, बोथ, दोनों पार्ट इसके अंदर में. तो ये एंजाइम भी बनाते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं, इसलिए इनको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं. तो एंजाइम जो बनाता होगा उस पार्ट को यहां पे पेंक्रियास में क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट. एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि एंजाइम बनाता है. जो इस पेंक्रियास के अंदर हार्मोन बनाते होंगे उनको बोलेंगे एंडोक्राइन पार्ट. तो पेंक्रियास के अंदर दोनों भाग होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि. ठीक है, नोट कर लेंगे. तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड. अब थोड़ा सा मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूं. मैंने आपको समझा दिया डायग्राम इसका, याद है? लीवर के साथ मैंने ड्रॉ किया है गॉल ब्लैडर के लेक्चर में. थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेपर हो रहा है. देखा, टेपर हो रहा है, चीजें टेपर क्यों हो रही है? टेपर. ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है. तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, तीन बॉडी पार्ट, तीन रीजन होते हैं इसके अंदर में. पेंक्रियास में हेड होता है, हेड आपका हेड है ना, आपका बॉडी है ना, पेंक्रियास में भी ऐसा ही होता है, हेड होता है. पेंक्रियास का डायग्राम मैं बना रहा हूं, हेड, बॉडी एंड टेल. इसको अच्छे से देखना है तो मेरा वीडियो देख लेंगे गॉल ब्लैडर वाला. मैंने उसमें पूरा पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर का लिंकिंग कैसे है डायग्राम के साथ मैंने समझाया है गॉल ब्लैडर के लेक्चर में. ठीक है, ये आपका पेंक्रियास होता है जो कि टेपर है, टेल की ओर जा रहा है, टेपर हो रहा है. ठीक है ना, टेपर हो रहा है. उसके बाद बताऊं, इसके अंदर की थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर में है क्या. पेंक्रियास के अंदर में तो क्या होगा? दो चीज होंगी, आपको पता है. एक तो पेंक्रियास के अंदर में एक्सोक्राइन पार्ट होगा जो एंजाइम बनाएगा, और एक पेंक्रियास में एंडोक्राइन पार्ट होगा जो कि हार्मोन बनाएगा. और मैंने आपको बता दिया है इस प्रकार के ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि दोनों बनाते हैं. एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है इसके अंदर में, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है. इसका मतलब ये दोनों चीज बनाएंगे, एंजाइम भी बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा, दोनों चीज बनाते हैं ये. तो यही आपको समझना है. तो मैं इसके
एक एक छोटा सा पोर्शन काटता हूं और काट के मैं इसको क्या करता हूं, जूम करके देखने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली इसके अंदर में है क्या। तो मैं हिस्टोलॉजी स्टडी कर रहा हूं, हिस्टोलॉजी, इसकी टिश्यू की स्टडी कर रहा हूं, हिस्टोलॉजी स्टडी कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास के हिस्टोलॉजी की स्टडी कर रहा हूं और मैंने देखा कि इसके अंदर में है क्या। इसके अंदर में जो चीज है मैंने देखा कि कुछ ऐसा है, क्लस्टर ऑफ सेल है इनके अंदर में, क्लस्टर्स, गुच्छा है सेलों का, ठीक है। नोट करते जाएंगे, जो लोग नए हैं वीडियो को आगे शेयर करें और एग्जाम में मजा उठाएंगे आप। तो एग्जाम का दिन याद आऊंगा मैं, जो भी एग्जाम आया आप जाके देखें एग्जाम में जो मैं पढ़ाया हूं अभी तक वीडियो, कितने क्वेश्चन लड़ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रही है। तो ये मैंने हिस्टोलॉजी बनाया है, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। क्या बोलूं मैं, ये छोटे से पोर्शन को जूम करके दिखाया हूं, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास मतलब कि हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हम अंदर घुस के देख रहे हैं क्या है। तो ये जो आपको गुच्छा दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई, ये एसिनर सेल बोलते हैं, पैंक्रियाटिक एसिनाई। ये हो गया ये वाले, ठीक। और ये जो है इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहन, आइलेट्स ऑफ लंगरहंस, ठीक है। तो ये पैंक्रियास के अंदर हमने देखा कि दो भाग है, पैंक्रियाटिक एसिनाई, ये एसिनर सेल बोलते हैं, और एक है आइलेट्स ऑफ लंगरहन। दो चीजें हैं, तो दो चीजें आपको पता होना चाहिए। पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, तो दो चीजें तो होगा, एक्सोक्राइन पार्ट होगा, एंडोक्राइन, दोनों पार्ट होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना पैंक्रियाटिक एसिनाई वाला पार्ट, ये एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। कौन सा भाग है पैंक्रियास का, एक्सोक्राइन है। ये आइलेट्स ऑफ लंगरहन एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट। आपको पता है एक्सोक्राइन पार्ट होगा तो क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, मैंने पढ़ा दिया है। एंडोक्राइन पार्ट या एंडोक्राइन क्या बनाता है, हार्मोन बनाते हैं, और ये दोनों होता है पैंक्रियास के अंदर, तभी तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं ना, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये आपके पास है। अब हमको पढ़ना है कि पैंक्रियाटिक एसिनाई जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये क्या बना रहा है, उसकी स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइलेट्स ऑफ लंगरहन जो कि एंडोक्राइन पार्ट है, ये क्या बना रहा है, क्या ये बनाते हैं, इसकी बात करेंगे। नोट करेंगे इसको अभी, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये डीपली लोकेटेड ऑर्गन है, ये डीपली लोकेटेड, पैंक्रियास इज ए डीपली लोकेटेड ऑर्गन। तो पैंक्रियास में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, और इन रेयर केसेस पीपल की डेथ भी हो जाती है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, बिकॉज इट इज ए डीपली लोकेटेड ऑर्गन। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रीट द इन्फेक्शन और टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास की इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है डॉक्टर के लिए, बिकॉज इट इज ए डीपली लोकेटेड ऑर्गन। ये डीपली लोकेटेड ऑर्गन है, अंदर की ओर है, इसको पहचान पाना, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, डीपली लोकेटेड ऑर्गन है, ठीक है। ये आपको पता चला। ये कर्वेचर ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के कर्वेचर पे होता है, याद है। ड्यूडेनम किस टाइप का होता है, सी शेप का होता है और यू शेप का भी होता है, डिपेंड करता है आप देख कैसे रहे हैं। तो ड्यूडेनम के कर्वेचर पे ये पैंक्रियास यहां होता है, जो मैंने बनाया ना, ये पैंक्रियास जो है ड्यूडेनम के कर्वेचर पे है। तो लिख सकते हैं पैंक्रियास कहां पे होता है, तो कर्वेचर ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के कर्वेचर पे है, कर्वेचर। पिछले डायग्राम में मैंने बनाया भी था, आपको पता होगा, ड्यूडेनम, ठीक है। ये आपको पता चला, एक पार्ट लिखेंगे। और डीपली लोकेटेड ऑर्गन आपको ध्यान रखना है, बहुत ही डेंजरस क्लिनिकल प्रॉब्लम होते हैं इसके अंदर में। अगर पैंक्रियास की इन्फ्लामेशन हो जाए, बहुत ही डेंजरस क्लिनिकल प्रॉब्लम है, ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इवन इन रेयर केसेस डेथ भी हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। और कितना लंबा होता है बता दूं, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा है ये लंबाई कितनी है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा है। बस एक याद नहीं रखना है, मैं थोड़ा सा वो बता दे रहा हूं ताकि एक आइडिया लग जाए, हाँ क्या साइज है इसका। और थिकनेस की बात करूं 2.5 सेंटीमीटर थिक है ये। तो लंबाई इसका क्या है, 12 से 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, थिकनेस कितना है, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। ये आपको नोट करना है, नोट इन द सेंस कि आइडिया के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब पैंक्रियास की बात मैं आपसे करता हूं। देखिए पैंक्रियास में जो एक्सोक्राइन पार्ट है, पैंक्रियाटिक एसिनाई, एक्सोक्राइन पार्ट होगा तो उसमें अंदर डक्ट होगा क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट होगा तो वहां पे डक्ट नहीं होगा, ये खास बात मैंने आपको बताई थी। तो पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल एक्सोक्राइन पार्ट है, इसके अंदर में डक्ट होता है, और ये एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम को बनाते हैं,
ये दो चीजें हैं। तो डक्ट होता है पैंक्रियास के अंदर में, होता है। तो दो प्रकार के डक्ट होते हैं, एक तो मेन डक्ट होता है और एक उसी का सेकेंडरी डक्ट है। वो आपको जानना है पैंक्रियास के अंदर दो डक्ट कौन होते हैं, उनका नाम क्या है। तो एक डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विर्सन, मैंने पिछली क्लास में बताया था, याद होगा, डक्ट ऑफ विर्सन, ये प्राइमरी डक्ट है, मेन डक्ट है। और दूसरा डक्ट है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि डक्ट कहां पाए जाते हैं, सेंटोरिनी, ठीक है। ये दो डक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पैंक्रियास में पाया जाता है। और पैंक्रियास के कौन से पार्ट में, एक्सोक्राइन पार्ट में, क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट में ही तो डक्ट होता है ना, एंडोक्राइन में तो डक्ट होता नहीं है, इसीलिए दो डक्ट होते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, नोट इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैंक्रियास। नोट कर लिया आपने, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ये एसेसरी डक्ट है, मेन डक्ट आपका डक्ट ऑफ विर्सन है, ठीक है। चलिए अब मैं पहले एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक एसिनाई की बात करता हूं, उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन पार्ट की पढ़ाई करेंगे। दोनों पार्ट है बिकॉज इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है। तो एंडोक्राइन पार्ट भी होगा इसके अंदर में और एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा। हिस्टोलॉजी मैंने ये ड्रॉ किया है, ये यही रहने देता हूं और मैं पैंक्रियाटिक एसिनाई को उठाता हूं। पैंक्रियाटिक एसिनाई या एसिनर सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पैंक्रियाटिक एसिनाई की क्या खास बात है, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो पैंक्रियाटिक एसिनाई जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैंक्रियाटिक एसिनाई होते हैं, 99% सेल्स जो पैंक्रियास के अंदर में होता है, 98 से 99% जो कोशिका होती है पैंक्रियास के अंदर, वो पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल होता है। तो मेन तो यही है, 98 से 99%, अरे यार 99% सेल्स जो होते हैं पैंक्रियास के अंदर, वो पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल होते हैं या एसिनर सेल बोलते हैं। 98 से 99% पार्ट तो यही है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है पैंक्रियाटिक जूस। तो ये कोशिकाएं जो है पैंक्रियाटिक जूस बना रहा है, पैंक्रियास का जूस बना रहा है। तो ये बनाता है मेक्स पैंक्रियाटिक जूस। आपने नाम सुना है ना, बाइल जूस, नाम सुना है ना, उसी तरीके से पैंक्रियाटिक जूस बना रहा है। और ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, ये कंप्लीट जूस है या रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। अभी समझा दूंगा, कंप्लीट जूस बोलते हैं इस जूस को, कंप्लीट जूस है या रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस है ये। क्यों 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 क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस जूस के अंदर किसी भी प्रकार के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। किसी प्रकार के फूड कंपोनेंट, कोई भी फूड कंपोनेंट हो, भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो प्रोटीन हो, उसको भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पे हैं, चाहे वो फैट हो उसके लिए भी है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, हर प्रकार के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल के अंदर। अगर बात करूं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, ये एंजाइम पाए जाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में हर प्रकार के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कंप्लीट जूस या रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। अब आइडिया लगा, ठीक है। तो बिकॉज इन दिस जूस ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट टू डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंप्लीट जूस बोलते हैं इसीलिए इसको। तो इसके अंदर एंजाइम जो है उसकी बात कर लो, एंजाइम्स क्या क्या पाए जाते हैं, जो मैं बता रहा हूं ना, सब एंजाइम पाए जाते हैं, सारे प्रकार के एंजाइम है डाइजेस्ट करने के लिए। कौन कौन से एंजाइम है बता देता हूं। अगर एंजाइम की बात करो, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम है, एक है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिन, तीसरा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अभी बताऊंगा, इसका काम आएगा। अभी हम लोगों को डाइजेशन की प्रोसेस समझना है कि किस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वो समझना है। अभी हम लोग कंपोनेंट पढ़ रहे थे, पार्ट्स पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ने की स्टार्ट की है, लीवर पढ़ा, पैंक्रियास पढ़ रहे हैं, गॉल ब्लैडर पढ़ा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। चौथा सेलेवरी एमाइलेज या पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पांचवा है, पांचवा यहां लिख दो, पांचवा पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। छठा है न्यूक्लियसेस। और भी एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताऊं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए है, प्रोटीन डाइजेशन करेगा। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज है ना, एमाइलम, एमाइलम शब्द स्टार्च के लिए है। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए है,
मतलब स्टार्च के डाइजेशन के लिए। एमाइलम बोलते हैं स्टार्च को, एमाइलेज आ रहा है ना, ये स्टार्च के डाइजेशन के लिए है। स्टार्च मतलब पॉलीसेक्राइड, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, स्टार्च डाइजेशन सब कुछ वीडियो में पढ़ा दिया मैंने, स्टार्च क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड, लिपिड के डाइजेशन के लिए है, फैट के डाइजेशन के लिए है, फैट। और न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है ना, उसकी डाइजेशन के लिए है। तो ये आपके पास हर प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं इस जूस के अंदर, इसलिए ये जूस जो है ये कंप्लीट जूस है, रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस है। हो गया क्लियर, नोट कर लीजिए। और इस जूस के अंदर 98% पानी होता है, इस जूस में 98% पानी होता है, वाटर होता है, लिख लेंगे 98% वाटर है। और ये जूस स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, क्षारीय बोलते हैं ना, तो स्लाइटली अल्कलाइन जूस है, ये भी लिख लेंगे यहाँ पे, स्लाइटली अलग से पॉइंट में लिखेंगे, मैं तो यहीं लिख दे रहा हूं, स्लाइटली अल्कलाइन। बेसिक जानते हो ना, बेसिक पीएच की बात कर रहा हूं मैं, स्लाइटली अल्कलाइन है ये, ठीक है ना, नोट कर लिया आपने। चलिए 98% पानी है इस जूस के अंदर, 98% पानी है, बाकी एंजाइम आप देख रहे हो, ये सारे एंजाइम हैं। अब क्या बचा, आपने पैंक्रियाटिक एसिनाई पढ़ लिया, एक्सोक्राइन पार्ट था ये पैंक्रियास का, जो एंजाइम बनाते हैं, आपने सारे एंजाइम पढ़ लिया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जब प्रोटीन की डाइजेशन की प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ लिया, एक वीडियो 2 वीडियो में हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस भी पढ़ लेंगे, एक ही वीडियो में हो जाएगा इनफैक्ट अगर हो सके तो। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, लंग्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम लोग किडनी पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, स्किन पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे हम लोग। उसके बाद हम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे, नोज पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का मेन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो पोर्शन बचा है उसको हम लोग आगे कवर करते जाएंगे। हो गया, ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर बताऊं, जो आइलेट्स ऑफ लंगरहन है, आइलेट्स ऑफ लंगरहंस, ठीक है, ये जो होता है ये 1 से 2% भाग जो है पैंक्रियास का, 98 से 99% भाग तो क्या था, पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल थे, जो बचा हुआ भाग 1 से 2% है वो आइलेट्स ऑफ लंगरहन है। और ये कौन सा भाग होता है पैंक्रियास का, एंडोक्राइन भाग होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये क्या बनाते हैं एंडोक्राइन पार्ट, हार्मोन्स बनाते हैं, याद होगा हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान होगा, हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये आपके पास चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं और आइलेट्स ऑफ लंगरहन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी बोलते हैं या आइलेट्स ऑफ लंगरहन, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का। 1 से 2% भाग होता है ये पैंक्रियास का, 1 से 2% सेल्स होते हैं, ऐसा लिख लो। 1 से 2% सेल्स जो पैंक्रियास के होते हैं वो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, उन कोशिकाओं को हम लोग आइलेट्स ऑफ लंगरहन बोलते हैं, ठीक है। तो 1 से 2% सेल्स आर एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन इन फंक्शन, ऐसा बोल दो, एंडोक्राइन इन फंक्शन। तो पैंक्रियास का जो 1 से 2% कोशिका है वो एंडोक्राइन इन फंक्शन है, मैंने यहां भी लिख दिया है, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहन। इन कोशिकाओं को हम लोग आइलेट्स ऑफ लंगरहन या पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का, समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या बनाएंगे, बताइए ये क्या बनाएंगे, ये हार्मोन बनाएंगे। मैंने पहले बताया एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन बनाते हैं, तो ये 1 से 2% जो कोशिका है जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा इंसुलिन बनाने वाले सेल, आपने सुना होगा ग्लूकागन बनाने वाले सेल, तो इसी की तो बात करनी है। आइए, अल्फा सेल है, 1 से 2% कोशिका जो है उसमें क्या क्या है, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत कम बुक में लिखा हुआ है, हल्का सा बात, पीपी सेल है और एप्सिलॉन सेल है। ये हैं इतने जो 1 से 2% भाग बना रहे हैं पैंक्रियास का, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है। ये कोशिकाएं हैं 1 से 2% जो मैंने लिखा है, अल्फा सेल, बीटा सेल। ये तो अल्फा सेल क्या है, ग्लूकागन बनाते हैं, ग्लूकागन हार्मोन, नाम सुना होगा। डायबिटीज के लिए आपको समझाऊंगा, ग्लूकागन, डायबिटीज समझ में आएगा। ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। बीटा सेल क्या बनाते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन ही बनाएंगे ना, एंडोक्राइन पार्ट है, हार्मोन ही बनाएंगे ना, सीधा इंसुलिन बनाते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। डेल्टा सेल क्या बनाते हैं, सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं।
ये क्या करता है, ये अल्फा सेल एंड बीटा सेल के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, नियमित करता है। तो अल्फा सेल एंड बीटा सेल के एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। पीपी सेल को क्या बोलते हैं, पीपी सेल को बोलते हैं पैंक्रियाटिक पेप्टिडेज। पीपी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, इन द सेंस पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है ना, पेप्टिडेज नहीं, पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये रेगुलेट करता है ओवरऑल पैंक्रियास की एक्टिविटी को, रेगुलेट करता है, नियमित करता है ओवरऑल पैंक्रियास की एक्टिविटी को, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एप्सिलॉन सेल क्या करता है, ये ग्रेलिन हार्मोन को बनाता है। आमतौर पे ये दो आप नहीं पढ़ते हैं, यही तीन पढ़ाया जाता है, ये भी दो होते हैं पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लंगरहम में, जो कि 1 से 2% सेल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है। तो ग्लूकागन हार्मोन बनाते हैं ये, इंसुलिन बनाते हैं, सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी आपको दिख रहा है, और ग्रेलिन भी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये दोनों सेल के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सोमैटोस्टैटिन जो है, ये सोमैटोस्टैटिन स्टमक भी सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टैटिन स्टमक भी सिक्रीट करता है, स्टमक भी इसको बनाता है, सोमैटोस्टैटिन को, आपको ध्यान रखना है। सोमैटोस्टैटिन को स्टमक भी सिक्रीट करता है, और आपको ध्यान रखना है कि ये हाइपोथैलेमस भी बनाता है। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं, सोमैटोस्टैटिन को स्टमक भी बनाता है और हाइपोथैलेमस भी बनाता है, ये आप ध्यान रखने का। हाइपोथैलेमस पता होगा, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी का भी ये मास्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर ग्लैंड बोलते थे, अब इसका भी मास्टर हाइपोथैलेमस है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस भी सोमैटोस्टैटिन बना रहा है, समझ में आ रहा है, और स्टमक भी आपका सोमैटोस्टैटिन बनाता है, और यहां पे आपका डेल्टा सेल तो बना ही रहा है। 3 जगह आपको पता चला, नोट कर लेना, नोट कर लेना, आइडिया आपको एक बहुत कॉन्सेप्ट काम आएगी। तो ये है पैंक्रियास की बेसिक चीजें, समझ में आया। तो ये पैंक्रियास के बारे में मैंने दोनों पार्ट पैंक्रियास का आपको समझा दिया। पैंक्रियास इज ए डीपली लोकेटेड ऑर्गन, इट इज ए सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर पैंक्रियास की इन्फ्लामेशन हो जाए तो पैंक्रियास की इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज ए डीपली लोकेटेड ऑर्गन। तो इन रेयर केस डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। और बाकी मैंने सब कुछ आपको पैंक्रियास के बारे में समझा दिया है, ठीक है। ये है आपका बेसिक जानकारी, समझ में आया पैंक्रियास के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ये मैंने पूरा एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात मैंने पूरी कर ली आपसे। अब हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे स्टार्च बनता है, कैसे लिमिट डेक्स्ट्रिन बनती है, कैसे आइसोमाल्टोज बनता है, कैसे माल्टोज बनता है, इनकी बात हम लोग करेंगे। तो स्टार्च की डाइजेशन जब करते हैं ना, तो स्टार्च की डाइजेशन की जब शुरुआत होती है तो उसमें बनता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होने के बाद ये एब्जॉर्ब होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद काम खत्म। तो उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मजा आया होगा, और जरूर कमेंट करेंगे। हाथ, आंख, कान सब कुछ दिया है, आप सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और बाकी आगे की लेक्चर्स आएंगी, एप्टीट्यूड पे भी आएगा, साइंस टेक पे भी जब कंटिन्यू करने वाला हूं मैं, साइंस टेक्नोलॉजी के लेक्चर, और फिजिक्स पे भी आने वाली है, जो मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अब तो भर दूंगा लेक्चर, आपको सब चीज पढ़ते जाना है, सारा कंप्लीट होते जाएंगे। और जो भी लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं भोपाल के अंदर, तो अशोका गार्डन में सब्जी मंडी चौराहा पे ऑफलाइन क्लासेस जेपीआईएस की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग यूपीएससी पर आ रहे हैं, यूपीएससी की बैच चल रही है, इवनिंग बैचेस चल रही हैं। उसके बाद एमपीपीएससी फॉरेस्ट की बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एमपीपीएससी फॉरेस्ट वो भी स्टार्ट होने वाली है, और एमपीपीएससी की नॉर्मल बैच भी चल रही है, ठीक है, तीनों चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप यहाँ मजा लीजिए, मजा सब जगह मिलेगा। ऑफलाइन का थोड़ा एक अलग मजा होता है, वो अलग बात है, आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन का एक अलग मजा होता है, फिर भी इट इज मोर देन सफिशिएंट, आपके ऊपर है। ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा सीखने को मिलता है, ज्यादा इंटरेक्शन है, बट आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।